हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं अपना नया टॉपिक जो वर्ष शुरू किया था हमने, राजनीतिक दलों, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिका। तो क्या रहती है राजनीतिक दलों की भूमिका और कौन कौन से कार्य वो करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जहां हमने कल पढ़ा था कि राजनीतिक दल कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अपनाते हैं कि प्रजातंत्र में इनके बिना शासन व्यवस्था को चलाना एक मुश्किल कार्य होता है। तो यहाँ पर इनके जो लक्षण होते हैं, संगठन के लक्षण या इनके जो कार्य में विचारधारा में जो एक एकता पाई जाती है, उसी के अनुरूप ही इनके कार्य भी कुछ विशिष्ट होते हैं जो सरकार में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आज हम यही पढ़ते हैं कि राजनीतिक दलों के कार्य और उनकी भूमिका क्या रही है। तो पहला कार्य है लोकमत का निर्माण। कि हमें ज्ञात है कि जो हमारी जनता है, जो सामान्य जनता है, सामान्य जनता बहुत सारे बातों पे अपना मत प्रस्तुत करती है। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में लोकमत का होना आवश्यक होता है। तो सरकार एक एक व्यक्ति से जाकर उसके निर्णय के बारे में पूछ नहीं सकती। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है, एक बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। तो राजनीतिक दल के जो लोग होते हैं वो जनता के समक्ष सामान्य बातों में उन्हें समझाते हैं, समस्या के बारे में समझाते हैं और उनका जो सामान्य समाधान होता है उसी से सरकार को भी अवगत कराते हैं और इसी से बनता है लोकमत। तो ये कहा जाता है कि राजनीतिक दलों में लोकमत का जो निर्माण होता है वो राजनीतिक दलों के माध्यम से होता है। राजनीतिक दलों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इसे सरकारी मशीनरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। कुछ लोगों का, कुछ राजनेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि ये सरकार रूपी मशीन के पहिए के रूप में कार्य करते हैं। ये उन पहिया यदि ना हो तो गति नहीं मिलेगी और गति देने का जो भी कार्य होता है वो राजनीतिक दलों के माध्यम से ही पूर्ण किया जाता है। तो देखते हैं हम कि किस रूप में प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की धुरी कहा जाता है, जो सरकार रूपी मशीनों के पहिए के रूप में कार्य करती है। और इनके कार्यों में प्रथम कार्य है लोकमत का निर्माण। राज्य संबंधी विषयों में सार्वजनिक समस्याओं को सुलझाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक दल इन सार्वजनिक समस्याओं से जनता के समक्ष सार्वजनिक समस्याओं को जनता के समक्ष साधारण रूप में प्रस्तुत करते हैं तथा जनता के विचारों का निष्कर्ष सरकार तक पहुंचाते हैं। इससे ही लोकमत का निर्माण होता है और इसे ही लोकमत कहते हैं। ब्राइस ने अपनी कोटेशन के माध्यम से यह समझाया कि लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण करने और उसको अभिव्यक्त करने में राजनीतिक दलों का अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। जिस प्रकार ज्वार भाटा महासागर के जल को तरंगित और ताजा रखता है, उसी प्रकार राजनीतिक दल भी राष्ट्र के दिमाग को तरंगित और ताजा रखते हैं। तो ब्राइस ने अपनी कोटेशन के माध्यम से इस लोकमत के निर्माण का क्या किया है, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार ज्वार भाटा जल को साफ करता है और तरंगित रखता है, उसी प्रकार राजनीतिक दल भी राष्ट्र के दिमाग को तरंगित रखते हैं और ताजा बनाए रखते हैं। दूसरा कार्य है चुनावों का संचालन। आप और हमने कई सारे चुनाव होते हुए देखे हैं। तो उन चुनावों में राजनीतिक दल की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, इससे हम सब वाकिफ हैं कि घर घर जाकर लोगों को प्रशिक्षित करना, कई लोग उदासीन होते हैं, उन लोगों को भी राजनीतिक दल वाले
उनको समझाते हैं कि वोट हमारा अधिकार है और हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। या कई बार लोगों को दल जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उन प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं होती, तो ये राजनीतिक दल बैलेट पेपर बना के या किसी भी रूप में जो जिस तरीके से वो आसानी से समझ पाए उस प्रकार की प्रक्रिया को दोहराते हैं, जिससे ये चुनावों का संचालन और भी आसान हो जाता है। आज के वयस्क मताधिकार के प्रचलन ने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना असंभव कर दिया है। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर उन्हें विजयी बनाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित करवाकर मतदाता को अपने पक्ष में लाने के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं। डॉक्टर फाइनर का कहना है कि राजनीतिक दलों के बिना निर्वाचन या तो नितांत बेकार या असहाय हो जाएंगे या उनके द्वारा असंभव नीतियों को अपनाकर राजनीतिक यंत्र को ही नष्ट कर दिया जाएगा। तो वयस्क मताधिकार की वजह से जो स्वतंत्रता मिली है राजनीतिक दलों को, वो थोड़ी सी और भी क्लिष्ट हो जाती है, जटिल हो जाती है। तो राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे उन्हें जनता को प्रशिक्षित करना हो, चाहे उन्हें मतदान केंद्र तक जनता को ले जाना हो, या उदासीन मतदाताओं को अपने वोट की महत्वता को समझाना हो। तो ऐसे समय में राजनीतिक दल एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। अगला कार्य है सरकार का निर्माण। कि हमें ज्ञात है कि जो बहुमत दल होता है, जो भारी मतों से जीतता है, विजय हासिल करता है, तो वही विजयी दल क्या होता है, सरकार का निर्माण करता है। तो ये सरकार का निर्माण करने के लिए उस राजनीतिक दल का बहुमत में होना आवश्यक है। और जब ये राजनीतिक दल अपना इस सरकार बनाने का कार्य करती है तो उसमें अपनी नीतियों को और अपने सिद्धांतों और विचारों को उसमें समाविष्ट करती है। जो कई पुराने जो विचार होते हैं उन्हें वो हटा देती है और नए विचारों, प्रगतिशील विचारों को वो उसमें रखती है और उसमें राष्ट्र की गरिमा, अपने राजनीतिक दल की गरिमा को भी बनाए रखती है। प्रत्येक राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर शासन में अपनी नीतियों को लागू करवाना होता है, चाहे से संसदात्मक शासन व्यवस्था हो या अध्यक्षात्मक। दोनों ही व्यवस्थाओं में सरकार का निर्माण बहुमत द्वारा ही किया जाता है। राजनीतिक दल के अभाव में व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा अपनी ढपली, अपना राग अपनाया जा सकता है, जिससे सुशासन लाना संभव नहीं हो सकता। ब्राइस ने अपनी कोटेशन में समझाया है कि अनियंत्रित प्रतिनिधियों द्वारा शासन के संचालन का प्रयत्न वैसा ही है जैसा कि कंपनी के प्रयोग साझेदारों के मतों द्वारा रेल मार्ग का प्रबंधन किया जाए अथवा किसी जहाज के यात्रियों के मतों के आधार पर जहाज का मार्ग निश्चित किया जाए। चाहे से कोई सा भी राजनीतिक दल हो, उसका मुख्य मंतव्य सरकार को अपने नियंत्रण में लेना होता है कि जब सरकार उनकी बन जाती है तब वो अपनी नीतियों को प्रभावित करते हैं, अपनी नीतियों को बढ़ावा देते हैं, जिससे क्या होता है, सुशासन लाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो राजनीतिक दल मुख्य रूप से जनता के अंदर जो अपने राजनीतिक दल की विचारधारा होती है उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये जो राजनीतिक दल, चाहे संसदात्मक शासन व्यवस्था हो चाहे अध्यक्षात्मक, दोनों में बहुमत के द्वारा ही जो दल जीतता है उसकी सरकार बनती है। तो ये सरकार क्या करती है, मतों पर निर्भर होती है।
तो ये उदाहरण बिल्कुल परफेक्ट है कि सरकार मतों पर निर्भर होती है, पर इसका ये अर्थ कदापि नहीं होता कि जैसे जहाज जा रहा है कहीं भी और उसमें जितने भी यात्री बैठे हैं उसके मत भाई पहले किधर चले, कौन सी जगह रोके या कौन सी जगह नहीं रोके। तो ये निर्णय क्या जहाज में बैठने वाले लोगों के मतों पर निर्भर करता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जहाज चलाने वाले ये निर्णय करते हैं कि जहाज कब और कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा। तो ये सरकार की नीतियां ही हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि किस रूप में सरकार चलाई जाएगी और कैसे कैसे रूपों को पूरे 5 वर्षों में प्रभावित किया जाएगा। तो राजनीतिक दल इस सरकार के निर्माण में और राष्ट्र की जो भावनाएं होती हैं या राष्ट्र की जो विचारधाराएं होती हैं उन्हें चलाने में और अपनी नीतियों को उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगला है राजनीतिक शिक्षा का प्रसार। कि कई बार मतदाता बेहद उदासीन होते हैं राजनीतिक सक्रियता के प्रति। वही लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का शासन है तो जनता की भागीदारी तो होनी ही चाहिए, लेकिन यदि जनता उदासीन है तो भागीदारी संभव ही नहीं है। तो ऐसे समय में राजनीतिक दल सामान्य जनता को या उदासीन जनता को राजनीतिक शिक्षा द्वारा उनको तैयार करती है, राजनीतिक माहौल के हिसाब से उन्हें तैयार करती है और राजनीतिक शिक्षा का वो प्रचार प्रसार करते हैं। राजनीतिक दल नागरिक चेतना और राजनीतिक शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं। सार्वजनिक समस्याओं के संबंध में किए गए प्रचार और वाद विवाद के आधार पर सामान्य जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि जागृत करते हैं और राजनीतिक दल विभिन्न साधनों व विभिन्न स्थानों पर अधिकाधिक प्रचार करके उदासीन मतदाताओं को भी सार्वजनिक ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं। लावेल ने अपनी कोटेशन के माध्यम से समझाया है कि राजनीतिक दल राजनीतिक विचारों के दलाल के रूप में कार्य करते हैं। अगला है शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण। शासन व्यवस्था में बहुसंख्यक राजनीतिक दल अपनी मनमानी या स्वेच्छाचारिता का प्रयोग करते हैं, तो अल्पसंख्यक राजनीतिक दल इस पर रोक लगाकर शासन में संतुलन पैदा करते हैं। ये दल सरकार के कार्यों की आलोचना करते हैं और सरकार को निरंकुश बनने से रोकते हैं। जनता को जागृत करके उनका ध्यान सरकार की अच्छाइयों और बुराइयों पर वो दिखाते हैं, जनता को आकर्षित करते हैं कि जनता सरकार की अच्छाई और बुराई दोनों को ही देखे। तो शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण राजनीतिक दल कैसे रखते हैं? हमें ज्ञात है कि जो बहुमत दल होता है उसकी सरकार बनाई जाती है और जो दल बहुमत में नहीं है, जो दल बहुमत में नहीं है उसे दल प्रतिपक्ष के रूप में वो मौजूद रहता है और सरकार अपनी मनमानी न कर सके इसलिए वो उसके विरोधी के रूप में उपस्थित होता है। और विरोधी के रूप में उपस्थित होने का अर्थ ये है कि वो सरकार की अच्छाइयों और बुराइयों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करवाता है कि किस प्रकार से सरकार कौन कौन से नए नए कानून लागू कर रही है और किन कार्यों को जैसे ढंग से करना चाहिए उस ढंग से वो नहीं कर रही है। तो जनता अच्छाई और बुराई दोनों का ही ध्यान रखती है कि अगले चुनाव में इसी सरकार को वापस लाना है या नई सरकार को लेकर आना है। तो इस तरीके से राजनीतिक दल सत्ताधारी दल पर एक प्रकार का अंकुश रखते हैं और ये अंकुश उस पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। तो आज हमने केवल इन 5
प्रकार के राजनीतिक दलों के बारे में हमने जानकारी हासिल की है, क्योंकि जो कार्य है राजनीतिक दलों के वो ढेर सारे कार्य हैं, जिनको कुछ शीर्षकों में बांधना कुछ दुष्कर कार्य तो है ही, लेकिन याद करना भी थोड़ा मुश्किल है। तो आपको थोड़े थोड़े रूप में इन टॉपिक्स को समझाया जा रहा है कि आप लोग ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है राजनीति विज्ञान विषय, इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा डेली नियमित रूप में पढ़ने की आदत डालें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो विषय कहाँ हमको उसको रिलेट कर रहा है। तो जहाँ राजनीति विज्ञान विषय अपनी जो सक्रियता है या जो अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक जो ये बनते हैं या फिर जीके के टॉपिक जो बनते हैं, उसे बनाए रखने के लिए निरंतरता नियमितता का होना अति आवश्यक है। तो आप लोग निरंतरता और नियमितता बनाए रखें और डेली पढ़ें, डेली समझें।